बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे MCQs, सोल्यूशन ऑफ MCQs 2015। जो आप लोगों का पेपर हो चुका है 2015 में, उसमें जो MCQs आए थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ सिटी आर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जस्ट बयान कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके सिंपल से एग्जांपल ये है हेयर कलर, आई कलर, पॉवर्टी, ब्यूटीफुल। ये वो चीज़ें हैं जिनको जस्ट हम बयान कर सकते हैं, इनकी न्यूमेरिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो स्मोकिंग हैबिट्स है ये भी उसी में आता है। उसके जो ऑप्शन दिए हुए वो हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डेटा। हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, और एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जिसमें हम जस्ट चीज़ों को बयान कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसकी न्यूमेरिकली मेजरमेंट पॉसिबल है। तो जो डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस है ये दोनों इसकी टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव की। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल इज कॉल्ड। वो कहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है। सपोज ये मेरे पास f है 359, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर 3 को मैं 17 से डिवाइड कर दूँ, 5 को भी 17 से और 9 को भी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे उसने कहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल। अगर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं। उसके बाद है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, स्केल, बोथ एंड टाइम। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है क्या। अगर हम वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर वेरिएबल को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। जी, तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई कि चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि वेरिएबल में आप कोई वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, और चेंज ऑफ स्केल क्या है, वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो हमारे पास जो मीन होता है, इफेक्टेड का मतलब है कि किससे मुतासर होता है। तो जो मीन है ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है और स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी ओरिजिन और स्केल से इफेक्ट करता है, हार्मोनिक मीन भी ओरिजिन और स्केल से अफेक्ट करता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद नंबर 4 पे है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। एब्सोल्यूट डेविएशन और डेविएशन में फ़र्क क्या है, पहले हम ये देखते हैं। सपोज मैंने क्या किया जी, x - 15 कर दिया, या सपोज मेरे पास x है जी 5, 10, 15। मैंने क्या किया, x में से उसके मीन को माइनस कर दिया जो कि 10 है, तो -5, 0 और 5। अगर मैं ये करूँ x - 10 और इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ, तो ये है अगर x में से आप कोई चीज़ माइनस करते हैं, y में से कोई चीज़ माइनस करते हैं, वेरिएबल में से कोई चीज़ माइनस करते हैं, उसे हम कहते हैं डेविएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सम ऑफ
डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। हमारा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि डेविएशन का जो आंसर है वो मिनिमम कब आता है, एब्सोल्यूट डेविएशन का। तो एब्सोल्यूट डेविएशन का जो आंसर है वो मिनिमम तब आता है जब हम वो मीडियन से लें। मीन से मिनिमम नहीं आएगा, मोड से मिनिमम नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक मीन से मिनिमम नहीं आएगा। तो मिनिमम जो आंसर हमारा आएगा जब हम डेविएशन लेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से लेंगे, तब हमारा आंसर जो है वो मिनिमम आएगा। इफ Q3 is equal to 20, Q1 is equal to 10, coefficient of quartile deviation। पहले इसके फार्मूले को पता होना चाहिए। coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 20 minus 10, 20 प्लस 10, तो 10/30 जो कि आंसर आएगा 1/3। इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 1/3। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 4, Q3 is equal to 12, देन मीडियन। वो कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। अब नंबर 2, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी होती है जिसमें जो मीडियन होता है वो आपका सेंट्रल वैल्यू होती है। तो इसके लिए जो मीडियन होगा ये इक्वल होगा Q3 माइनस Q1, तो 12 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा जी 8। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ये 8 है। द वेरिएंस ऑफ 5, 5, 5 एंड 5 इज। वेरिएंस क्या होता है? असल में वेरिएंस भी होता है, उसमें हम वेरिएशन चेक कर रहे होते हैं कि डेटे में कितनी को वेरिएशन है, और वो डेटा सबसे बेहतर होता है जिसमें वेरिएशन कम हो। यहाँ से ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, इनमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। तो अगर आप कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, वैल्यूज मतलब चेंज नहीं हो रही, तो उसका वेरिएंस भी ज़ीरो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो होगा, मीन डेविएशन भी ज़ीरो होगा, क्वार्टाइल डेविएशन भी ज़ीरो होगा, और मूवमेंट्स भी ज़ीरो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इसका आपने वेरिएंस बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, तब्दीली नहीं है, वेरिएशन नहीं है। When 2 dice are rolled, the possible outcomes are। वैसे जी अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं, मतलब क्या है कि उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। आपको पता है एक डाइस के ऊपर जो है वो 6 फेस होते हैं। अगर हम एक बार उसको रोल करेंगे तो वो बनेगा 6 की पावर 1 जो कि 6 है। क्वेश्चन में मैं कह रहा जी आपने डाइस को 2 टाइम रोल करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 2 दैट इज 36। अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो जो पॉसिबल आउटकम है वो 36 है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो करेक्ट आंसर है वो 36 है। विच एवरेज इज सूटेबल फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। तो कहते हैं जी इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन एवरेज है वो कौन सी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन। आप लोग जानते हैं कि जब परसेंटेज की बात आए, रेट्स और रेशो की बात आए, तो उसके लिए जो हम एवरेज यूज़ करते हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये भी चेंज है, इंडेक्स नंबर में जो चेंज हम फाइंड करते हैं वो भी परसेंटेज में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सूटेबल एवरेज है वो ज्योमेट्रिक मीन है। If A and B are two mutually exclusive events, then probability of A intersection B। क्वेश्चन ये जी अगर आपके पास 2 इवेंट्स हों और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते क्या हैं। वो इवेंट्स जो इकट्ठे जो हैं वो अकर ना करें, मतलब एक साथ जो हैं वो अकर ना करें, हैपन ना हो, उन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब क्या है इसका कि एक चीज़ के आने से दूसरी चीज़ अकर ना करे। मतलब आप कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता।
ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक ही अक्कर करने से दूसरा अक्कर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जब दोनों इकट्ठे अक्कर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0। इफ p इज इक्वल टू 1/2 देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर वो कहते हैं जी p का आंसर आपके पास 1/2 है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, स्क्यूड या सिमेट्रिकल। तो हमने पढ़ा है जी कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p जो है वो 1/2 के इक्वल आए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपके पास p जो है ये लेस देन 1/2 है तब डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर आपके पास p का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 2 आता है, 1/2 आता है, तो तब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके पास होगी नेगेटिवली स्क्यूड। ये भी आपने याद रखना है। अगर इक्वल टू है 1/2 तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लेस देन है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर ग्रेटर देन है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ रैंडम वेरिएबल x सम ऑफ px इज इक्वल टू, सम ऑफ px का मतलब क्या है कि तमाम प्रोबेबिलिटी का सम, बेशक वेरिएबल डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, तमाम प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है 1। 0 नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। हाउ मैनी मेथड्स आर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कितने मेथड यूज़ करते हैं, तो वो 2 मेथड है हमारे पास। 2 तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं डेटे की कलेक्शन के लिए। फॉर कंप्यूटिंग चेन इंडेक्स नंबर, वही कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करना पड़ता है, हमारे पास जो चॉइसेस हैं, प्राइस रिलेटिव, लिंक रिलेटिव, वेटेड इंडेक्सेस और नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिंक रिलेटिव। जब भी आप चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे उससे पहले आपको लिंक रिलेटिव निकालने पड़ेंगे, और जो लिंक रिलेटिव होते हैं ये ईयर टू ईयर कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी आपने क्वेश्चन इसका एमसीक्यू भी बन सकता है कि लिंक रिलेटिव क्यों यूज़ करते हैं। इसका जो आंसर है, अगर हमने ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए फिर हम लिंक रिलेटिव यूज़ करते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, आपके पास की एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें एक्सपेक्टेशन लेके, तो ये इसका आंसर है जी आपका। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा। बाइनोमियल का फार्मूला आपको आता है NCX p की पावर x q की पावर n-x। तो जैसे ही इसकी जगह पे आप -2 लिखेंगे तो कम्बिनेशन आपको इसका आंसर नहीं देगा। कम्बिनेशन हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को डील करता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर लेस देन 1 नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 होगा। और ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है जी, हाउ मैनी पैरामीटर्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है n और दूसरा होता है p। इफ n इज कैपिटल N इज इक्वल टू 40, स्मॉल n 5, k इज इक्वल टू 4, देन मीन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, 1/2, 1/4 और लास्ट पे 1/3। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है स्मॉल n k ओवर कैपिटल N। तो आपके पास स्मॉल n की वैल्यू गिवन है 5, k की वैल्यू गिवन है 4 और कैपिटल N की वैल्यू है 40। तो इसका आंसर आएगा जी 1/2।
तो हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 1/2 होगा। ये है जी इसका करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आपका 2015 का पेपर जिसमें हमने MCQs को 1 by 1 सोल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।